स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि पिछले सेशन में हमने अभिक्रिया की अणुसंख्यता, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और इसके अलावा जो है वो हमने उसका अर्धायुकाल और उसके एग्जाम्पल्स जो थे वो हमने देखे थे। आज जो है वो हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, उसका अर्धायुकाल, उसके एग्जाम्पल, उसका अंतराल सूत्र, ये सारी बातें जो है वो हम इस आज के सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर हम ये कहेंगे कि यदि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का, उसे जो है वो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कहते हैं कि एक कोई पदार्थ है R, ठीक है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक पदार्थ, और ये किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है वो समानुपाती होता है अभिकारक पदार्थ की प्रथम घात के समानुपाती, इस तरीके से, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग यदि अभिकारक पदार्थ की प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। ओके, उसके बाद में देखिए, जैसे हम कहते हैं कि माना कि एक अभिक्रिया ये है, ठीक है, और इस अभिक्रिया के लिए हम कहते हैं कि यदि प्रारंभ मतलब अभिक्रिया जब शुरू हो रही है तो t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, R0 यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, और t समय बाद में उसकी सांद्रता कितनी है, R है, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम कहें तो अभिक्रिया का वेग जो है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वह R के समानुपाती, ठीक है। यहाँ हम घात 1 जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ अभिक्रिया का जो वेग है उस वेग की जगह जो है वो हम क्या लिखते हैं, dr/dt, ठीक है। ये जो dr/dt है ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है, और यहाँ माइनस चिन्ह जो है वो अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में कमी है उसको दर्शाता है। समानुपाती चिन्ह हटाया तो आ गया k, और ये R अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। ये जो k है इसको हम वेग नेतांक या वेग स्थिरांक भी कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ जो है ये जो समीकरण आया है -dr/dt बराबर kr, ये जो है अवकलित वेग समीकरण है। अब इसी समीकरण के आधार पर जो है वो हमें समाकलित वेग समीकरण जो है वो निकालना है। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये जो समीकरण है जो हमने लिखा था, कौन से वाला, -dr/dt बराबर kr, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, ये जो r होता है इसको तो यहाँ ले आते हैं, और ये जो dt है, ठीक है, ये जो dt है इस dt को ले आते हैं यहाँ पर। तो अपना जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, -dr/dt और बराबर क्या हो गया, kd, ठीक है। तो यहाँ जो dt था इस dt की जगह हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। ओके, ये r। अब यहाँ पर जो हम समाकलन निकालेंगे वो r के सापेक्ष यहाँ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको यहाँ इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, यानी कि ये माइनस चिन्ह जो है वो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो -kdt आ जाता है। अब ये जो समीकरण आया है इसका हम जो है वो क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं। देखिए, समाकलन करने पर अब देखिए ये जो है dr/r और -kdt, इसका हम जब समाकलन करते हैं तो यह जो है इसका समाकलन जब किया जाता है तो ये समाकलन आता है ln/r, ओके, बराबर ये -k और t और प्लस c, अर्थात समाकलन करने पर अपना आंसर जो है वो ये आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो इस तरीके से हमने निकाला, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो c है इस c को हम कहते हैं समाकलन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। c को क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक यहाँ हम कहते हैं, ठीक है।
अब इस सी का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या कहेंगे कि इसमें आर जो है उस आर की जगह हम क्या रख देते हैं, R0 रख देते हैं, और ये जो टी है इसको हम क्या रख देते हैं, T0 रख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि t बराबर 0 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। तो r की जगह हम R0 रखते हैं और t की जगह 0 यहाँ रखते हैं। तो ये हो गया ln R0 बराबर, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0 होगी। क्यों, क्योंकि t बराबर 0 है, बराबर c। तो c की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली, ln R0 इज इक्वल हो गया c के। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, ln R0 इज इक्वल c। ओके, उसके बाद में आगे देखिए, आगे यहाँ हम जो है इसका अगला स्टेप जो है वो देखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 जो था वो अपना क्या था, समीकरण 1 अपना था ln R बराबर माइनस के टी प्लस सी। ओके, अब जो c की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी जो हमने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू कितनी थी, c इज इक्वल था ln R0, ये वैल्यू हमने c की निकाली थी अभी। अब c की वैल्यू इसमें हम पुटअप करते हैं तो अपना मान आएगा ln R बराबर माइनस के टी और प्लस ln R ये 0। ठीक है, c की जगह हम यहाँ रख देते हैं। ये देखिए साथ साथ हम इधर भी चलते जाते हैं। तो ये जो वैल्यू थी हमने रखी, यानी कि ये वाले मान। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण के अंतर्गत ये जो के टी है वो तो इधर आ जाएगा, ये के टी इधर, तो माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा, और ये ln R जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ln R0 माइनस हो गया ln R। ओके, तो ये चिन्ह जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो गया, और इस तरीके से हम बता सकते हैं। ओके, अब ये जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के टी इक्वल हो गया ln R0 अपॉन R। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, माइनस में है इसलिए यहाँ बटा में हम इसको लिख देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ln R0 अपॉन R। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यह जो ln की वैल्यू है, यानी कि ln को जो है वो हम log में बदलते हैं। तो log में बदलने के दौरान देखिए क्या होता है, ये जो के टी की वैल्यू है, के टी इज इक्वल है ln R0 अपॉन R। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस ln को log में कन्वर्ट करते हैं, तो के टी इक्वल हो गया 2.303। ओके, log R0 अपॉन R, ये यहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, उसके बाद में देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k इक्वल 2.303, इस t को यहाँ नीचे ले आए और log R0 अपॉन R, ये यहाँ हमने लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यह जो समीकरण हमने निकाला है, यही समीकरण कहलाता है प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, k इज इक्वल होता है 2.303 log R0 अपॉन R। ठीक है, ये जो समीकरण है ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण हो जाता है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप जो है R0 बराबर है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, और R जो है वो t समय पर सांद्रता है। ठीक है, R बराबर क्या है, t समय पर सांद्रता। दोनों बातें जो है वो आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो है वो हम अर्ध आयुकाल निकालते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निकालने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, यानी कि k बराबर है 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन R। ओके, अब यहाँ देखिए अर्ध आयुकाल का मतलब हम कहते हैं कि वह समय जब प्रारंभिक सांद्रता जो है, यानी कि t समय पर सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, उस समय को हम कहते हैं अर्ध आयुकाल। तो यहाँ पर t जो है, इस t की जगह तो हम क्या लिख देते हैं, t1/2। ओके,
और इस R की जगह लिख देते हैं R इक्वल हो जाता है R0/2। ठीक है, तो पहले इसको पक्षांतरण करके हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब T की जगह हम रखते हैं T1/2 और इस R की जगह रखते हैं R0/2। देखिए ये इस तरीके से रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये तो इस तरीके से हो गया T1/2 और ये यहाँ पर R0 है। ठीक है, R0/R02। अब यहाँ पर R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। आगे देखिए, इसको हम समझते हैं आगे। तो आगे जो है वो क्या बचेगा, अब T1/2 इज इक्वल हो जाएगा 2.303/K और log 2। ठीक है, R0 से R0 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 2। अब देखिए यहाँ पर हम जो है वो आगे क्या कहते हैं, T1/2 बराबर हो गया 2.303/K और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ओके, ये log 2 की वैल्यू। ठीक है, log 2 की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं और इस तरीके से जब इसे हम सोल्व करते हैं तो T1/2 इज इक्वल आ जाता है 0.693/K। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धकाल होता है 0.693/K। ये यहाँ हम बता सकते हैं। अब देखिए उपरोक्त इस समीकरण से एक बात तो स्पष्ट होती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ अभिकारक की सांद्रता R जो है वो कहीं पर भी नहीं है, इसलिए अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस तरीके से हम जो है वो इसको समझा सकते हैं। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना होता है 0.693/K। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ओके, आप इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, यानी कि T1/2 R0 की सांद्रता पर निर्भर जो है वो नहीं करता। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं ग्राफ। अब देखिए log R0/R और T के बीच में हम ग्राफ खींचे, यानी कि अपना जो समीकरण था, कौन सा समीकरण, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण 2.303/K log R0/R। ठीक है, तो log R0/R और T के अंदर हम ग्राफ खींचे तो हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की क्या है, समानुपाती। तो समानुपाती है, इसलिए लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट यहाँ जाती है और ये जो है कि अपॉन 2.303 ये इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, स्लोप यानी कि ढाल हो जाता है। तो आप जो है इस ग्राफ को भी याद रखेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस। एक ग्राफ जो है वो यहाँ और देखिए, अपना जो समाकलित वेग समीकरण जो हमने निकाला था, कौन सा, ln(r) इक्वल होता है -KT प्लस ln R0। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग देखिए ln(r) और T के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ln0 है वो ln0 मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, तो प्रारंभिक सांद्रता शुरुआत में क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि यह जो है वो घटता जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस के रूप में है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन कमी को यहाँ पर दर्शाती है, जिसका ढाल जो है वो हम क्या कह सकते हैं, -K होता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में रिलेशंस जो है वो हम बता सकते हैं। आप इस ग्राफिकल को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, उसके बाद में देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। देखिए जितनी भी रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन की अभिक्रियाएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है, प्रथम कोटि। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। एग्जाम्पल अगला देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट जो है उसके जलीय विलयन को गर्म करना, यानी कि उसके जलीय विलयन को गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अंतराल सूत्र। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि
प्रारंभिक सांद्रता का मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यानी कि अभिक्रिया जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है और हमें उसकी प्रारंभिक सांद्रता का पता नहीं रहता है कि शुरुआत में पदार्थ हमने कितना लिया था। इसके लिए क्या होता है कि वेग स्थिरांक का मान जो है वो अंतराल सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, अंतराल सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण जो है वो प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि माना कि अपने पास T1 पर सांद्रता R1 है और T2 पर सांद्रता कितनी है, R2 है। ओके, तो अपना जो समाकलित वेग समीकरण हमने निकाला था कौन सा, T बराबर 2.303 अपॉन K और log R0 अपॉन R। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, T की जगह हमने लिख दिया T1 और 2.30 अपन K जैसा है वैसा का वैसा ही, log R0 वैसा का वैसा ही, और R की जगह हमने रख दिया R1। ओके, R की जगह हमने क्या रखा, R1। ये मान लिया, हम कहते हैं समीकरण 1 हो गया। फिर जो दूसरे वाला जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, T की जगह रख दिया T2 और R0 जैसा है वैसा का वैसा ही, और अगेन T2 समय पर इसकी सांद्रता कितनी हो गई, R2 हो जाती है। ओके, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मान लिया इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 हम यहाँ घटाते हैं, तो समीकरण 2 में से 1 जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाता है, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, कैसे, तो T2 माइनस T1। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले T2 की वैल्यू 2.303 अपॉन K, ओके, और log R0 अपॉन R2। ओके, फिर माइनस हो गया 2.303, ओके, और ये K हो गया, और log R0 अपॉन R1। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, T1 की हो गई, ये किसकी हो गई, T2 की हो गई। तो यहाँ 2.303 के इसको कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और log R0 अपॉन R2 माइनस log R0 अपॉन R1, ये वाली वैल्यू यहाँ बच जाती है। तो यहाँ पर जो है वो इसे कॉमन निकाल कर रख दिया गया, और ये वाली इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, अब R0 और R0 इसको कैंसिल किया, और फिर क्या लिखा, R1 अपॉन R2। ठीक है, कैंसिल। इस तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं कि log यह वैल्यू है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो यह माइनस में वैल्यू है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, log R0 अपॉन R2। ठीक है, और फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, R0 अपॉन R1। ठीक है, और ये यहाँ कैंसिल हो गई, तो R1 अपॉन R2, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए आगे, अब इस K को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस T1 माइनस T2 को यहाँ कर देते हैं। तो ये वाला जो समीकरण यहाँ आया है इसे हम मान लिया समीकरण 3 कहते हैं। तो ये जो समीकरण 3 है यही क्या कहलाता है, अंतराल सूत्र कहलाता है। इसके द्वारा जो है वो हम प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न होने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक K है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये कहलाता है अंतराल सूत्र। ओके, अब अगला देखिए, छद्म कोटि अभिक्रिया। छद्म कोटि अभिक्रिया से तात्पर्य क्या है, छद्म कोटि अभिक्रिया से तात्पर्य यदि हम कहें कि कई बार क्या होता है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 होती है परंतु अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 1 होती है। तो वहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दिखने में तो 2 दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में 1 होता है। तो जैसे देखिए एस्टर का जलीय अपघटन, तो CH3COO, तो यहाँ देख सकते हैं हम अणुसंख्यता 2 है, और यदि हम कहें तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो भी 2 होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इसकी कोटि जो है वो कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, अब इसके 1 होने का जो कारण है वो क्या है कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वह CH3COO C2H5 और H2O जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।
ठीक है। और ऐसा न होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इस अभिक्रिया में जल का आधिक्य हम लेते हैं और जल की अधिकता लेने के कारण जो है अभिक्रिया का वेग इस जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जल की मात्रा चाहे ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वो जल की सांद्रता से अप्रभावित रहता है। ठीक है। अब पीछे केवल बचा CH3 COO C2H5, तो केवल एक अणु बचा, इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितनी होती है, एक होती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वो ओनली फॉर CH3 COO C2H5 पर ही निर्भर करता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया। यानी कि समीकरण देखकर तो ये पता चलता है कि वास्तव में कोटि 2 होगी, लेकिन उसकी कोटि जो है वो 2 नहीं होती बल्कि एक ही होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो क्या कहलाती हैं, छद्म कोटि अभिक्रियाएं जो है वो कहलाती हैं। ओके, आप जो है वो इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब पीछे वाली अभिक्रियाएं जो थी वो गैसीय नहीं थी, ये गैसीय अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण हमने ले ली, कौन सी, A, B और C, अर्थात हम कह सकते हैं A जो है वो B प्लस C में बदल रहा है। ओके, A जो है वो किस में बदल रहा है, B प्लस C में बदल रहा है। अब शुरुआत में हम कह देते हैं कि माना कि t बराबर 0 समय पर इसका प्रारंभिक दाब जो था वो कितना था, Pi था। ध्यान रखेंगे गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता नहीं बल्कि दाब लिखा जाता है। चूंकि शुरुआत में उत्पाद बना नहीं इसलिए इसका दाब कितना हो गया, 0 और 0। अब हम कहते हैं t1 समय पर, यानी कि t समय पर इसका जो दाब है वो x कम हो गया, तो पीछे कितना बचा, P इनिशियल माइनस x, और ये x और ये x। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। अब हम कह देते हैं कि t समय बाद कुल दाब जो है वो कितना हुआ, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर देखिए Pt बराबर P इनिशियल माइनस x, ये वाली वैल्यू, प्लस x ये वाली वैल्यू, प्लस x ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, ये माइनस और ये प्लस वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, ये वाला P1 प्लस x। तो यहाँ पर जो कुल दाब आया वो कितना आ गया, यहाँ हम लिखते हैं P टोटल कुल दाब बराबर हो गया यहाँ पर P इनिशियल प्लस x। ओके, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू हमको लिखनी हो तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x बराबर, ओके, x बराबर हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इधर भेज देंगे, तो P टोटल माइनस P इनिशियल। ठीक है, ये P टोटल जो है कुल दाब है और ये P इनिशियल जो है वो t समय पर दाब है। ओके, तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। ओके, उसके बाद में आगे देखिए t समय बाद a का आंशिक दाब कितना लिखा हमने, PA। ठीक है, तो इसको P1 मान लिया हमने, और a का वास्तव दाब कितना था, अभी जो हमने बताया, P इनिशियल माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, x की वैल्यू जो थी वो हमने निकाली थी PT माइनस P इनिशियल। ओके, निकाली थी। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो अपना मान आएगा PA इक्वल हो गया यहाँ पर P इनिशियल माइनस x की वैल्यू हम रखेंगे PT माइनस P इनिशियल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है माइनस और ये माइनस, यानी कि जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा PA बराबर हो गया PI माइनस PT, और ये हो गया PI प्लस। ओके, एक ये और ये के, ये दोनों मिलाकर हो गए PA बराबर 2PI माइनस PT। ठीक है, ये PA की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो PA बराबर क्या आ गया, 2PI माइनस T। ओके, अब प्रथम कोटि का जो समाकलित वेग समीकरण है वो क्या होता है, K बराबर 2.303 T log R0 अपॉन R। ठीक है, अब इसमें R0 और R की वैल्यू जो है वो हम इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग रखेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर गैसीय अभिक्रिया है इसलिए हम दाब ले रहे हैं। ठीक है, तो
प्रारंभिक दाब कितना है, R0 की जगह यानी कि प्रारंभिक सांद्रता थी, तो यहाँ प्रारंभिक दाब यानी कि P इनिशियल। ओके, और फिर R जो है वहाँ पर आ जाएगा PI माइनस PT। ठीक है, तो R0 और R की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। तो देखिए ये मान जो है वो अपन को यहाँ प्राप्त होता है। कौन सा वैल्यू, ये वाला 2.303 था। R0 की जगह हमने P इनिशियल रखा और R की जगह हमने 2PI माइनस P रखा। ठीक है, तो यही जो है वो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण जो है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। ओके, यह जो है वो कंपटीशन के हिसाब से है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे गैसीय अभिक्रियाओं के लिए और छद्मकोटि अभिक्रियाओं के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो थी उसके बारे में डिटेल से देखा, और उसके अलावा उसके अर्धायुकाल, उसका समाकलित वेग समीकरण, उसके एग्जाम्पल्स और अंतराल सूत्र और छद्मकोटि अभिक्रिया जो है वो हमने देखी थी। ओके, थैंक यू।